नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 37 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। ये अनुच्छेद 371 की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 झ का मतलब यहाँ क्या है मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। लास्ट में जा करके 371 से लेकर के 371 जे तक, 371 ए, 371 ए के बाद 371 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे यहाँ तक दे रखा है। इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, 371 से लेकर 371 जे तक दे क्या रखा है। देखिए 371 में दे रखा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, ए में नागालैंड, बी जो है वो असम राज्य के लिए है, सी मणिपुर राज्य के लिए है, डी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के लिए प्रावधान करता है, ई जो है आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है, एफ सिक्किम राज्य के लिए है, जी जो है मिजोरम के लिए है, एच अरुणाचल प्रदेश के लिए है, आई जो है गोवा राज्य के लिए है और जे है कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं एक एक करके विस्तार से, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक 12 राज्यों के संबंध में प्रावधानों के बारे में बताता। भाग 21 जो है विशेष प्रावधान की जानकारियां देता है। अब 12 राज्यों के लिए प्रावधान करता है, उसमें 12 राज्यों में कौन कौन से राज्यों के नाम है, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात के लिए शुरुआत वाला ही है, फिर नागालैंड के बाद में फिर असम है, फिर मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना सिक्किम है, फिर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा भी है। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, इन राज्यों को जनजातीय लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, इन राज्यों के कुछ अशांत इलाकों में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना, जो राज्यों में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। वैसे मूल संविधान में इन राज्यों के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इन प्रावधानों को संबंधित राज्यों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर राज्यों को पुनर्गठन के समय उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल किया है। महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है। अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां दे दें, जो इस प्रकार हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र, इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। तो पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है राज्यपाल, और 371 ये प्राधिकृत करता है विशेष शक्तियां देने के लिए। राज्यपालों को विशेष शक्तियां मिलती हैं इसी 371 के अंतर्गत। एक तो विदर्भ का इलाका, मराठवाड़ा का इलाका, शेष महाराष्ट्र जो है वहाँ पर, इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना। इसके अलावा ये प्रावधान करना कि इन बोर्डों के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा उक्त वर्णित क्षेत्रों में विकास व्यय हेतु विधियों का साम्यपूर्ण आवंटन। इसके अलावा उक्त वर्णित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में के निमित्त उचित व्यवस्था करना एवं उक्त वर्णित क्षेत्रों के युवाओं के लिए राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अब नागालैंड के लिए प्रावधान 371 क के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। संसद द्वारा निम्न मामलों के संबंध में बनाया गया अधिनियम तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा इसका अनुमोदन न कर दे। ठीक है, पहला, नागाओं की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं इसमें हैं। इसके अलावा कौन कौन से मामले जिस पर ऐसा होगा, इसके अलावा नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया है। इसके अलावा सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहाँ विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार। इसके अलावा भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण। दूसरा बिंदु है, नागालैंड जब स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव को समाप्त नहीं हो पाते हैं तब राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दायित्व राज्यपाल पर हैं। अपने इन दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद से परामर्श कर सकता है, लेकिन वह स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है। ठीक है, लेकिन वो स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है और उसका निर्णय अंतिम एवं विधि मान्य होगा। राज्यपाल के इस दायित्व को यदि राष्ट्रपति चाहे तो समाप्त कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु विशेष कार्य करने हेतु धन का उचित आवंटन और व्यय सुनिश्चित करें, जिसमें इस राज्य के कार्य
राज्य से संबंधित अनुदान मांगे भी शामिल होती हैं। इसके अलावा राज्य के त्वेनसांग जिले के 35 सदस्यीय और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी। ये नागालैंड के बारे में है। राज्य के त्वेनसांग जो जिला है वहाँ पर 35 सदस्यीय और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी और राज्यपाल को इस परिषद के गठन, सदस्यों के चयन की रीति, उनकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन भत्ते, परिषद के कार्य, उनकी कार्यप्रणाली, परिषद के अधिकारों और अन्य लोगों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों और परिषद के कार्य संचालन से संबंधित अन्य प्रकार के नियमों विनियमों को बनाने का अधिकार होगा। नागालैंड के निर्माण से 10 वर्ष की अवधि या आगे भी राज्यपाल के विवेक अनुसार क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में त्वेनसांग जिले के बारे में निम्न प्रावधान लागू होंगे। पहला, त्वेनसांग जिले के शासन का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। दूसरा, राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास के लिए प्राप्त विधि से त्वेनसांग जिले और शेष नागालैंड के विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा नागालैंड विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम त्वेनसांग जिले पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक इस जिले की क्षेत्रीय परिषद राज्यपाल को इस बारे में अनुशंसा न करे। इसके अलावा राज्यपाल त्वेनसांग जिले में शांति, विकास एवं सुशासन सुशासन के लिए उचित विनियम बना सकता है। तथापि इस प्रकार के किसी विनियम को संसद के अधिनियम या ऐसे अन्य जिले पर लागू होता के द्वारा संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद में त्वेनसांग जिले के एक मंत्री होगा। वह नागालैंड विधानसभा में त्वेनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायकों के रूप में से ही चुना जाएगा। त्वेनसांग जिले के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक अनुसार ही लेगा। इसके अलावा नागालैंड विधानसभा में त्वेनसांग जिले के विधायकों का निर्वाचन जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष तरीके से न होकर क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर और असम के लिए विशेष प्रावधान की। तो असम के लिए है 371 ख। ठीक है, तो असम के लिए 371 ख है और इसके अंतर्गत असम राज्य का विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वो उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। 371 ख के अंतर्गत क्या लिखा है कि असम का राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वो उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। यह असम के लिए एक विशेष समिति जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण कही गई है। इसके अलावा मणिपुर में 371 ग मणिपुर के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। 371 ग मणिपुर है। तो मणिपुर के बारे में क्या कहा गया है कि विशेष कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह चाहे तो राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए सदस्यों के लिए समिति गठित कर सकता है। राष्ट्रपति इस समिति का राष्ट्रपति को अधिकार है इसके अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति को समिति का कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा। इसके अलावा राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में इसमें प्रशासनिक संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनावश्यक दिशा निर्देश दे सकती है, आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान की बात करें तो 371 घ और 371 ङ में आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा अनुच्छेद 371 घ को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई 2014 में। ठीक है, अनुच्छेद 371 घ में निम्नलिखित उल्लिखित है क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को समान उपलब्ध कराने के उचित व्यवस्था कर सकता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान भी बना सकते हैं। इसके अलावा उक्त उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति को भी राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है जिससे राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय काडर के लिए लोक सेवाओं को संगठित किया जा सके। किसी भी स्थानीय काडर में आवश्यकता अनुसार सीधी भर्ती की जा सके। वे ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में राज्य के किसी भाग के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। वे इस प्रकार के किसी काडर या शैक्षिक संस्थान में राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य में सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की शिकायतों और विवादों के निपटान हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा यह अधिकरण लोक सेवाओं में भर्ती, आवंटन, पदोन्नति और आदि से संबंधित शिकायतों और विवादों की सुनवाई करेगा। इसके अलावा यह अधिकरण राज्य उच्च न्यायालय के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करेगा। केवल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय के प्रति यह अधिकरण अपने कार्यों
एवं निर्णयों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि अधिकरण का कार्य समाप्त हो चुका है या उसकी आवश्यकता नहीं है तो अधिकरण को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा 371 के बारे में कहा गया है, संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार 371 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं सिक्किम की, वो है 371F। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इसको सिक्किम को, और इस संशोधन के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 371F जोड़ा गया जिसमें उल्लिखित हैं, सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों का होगा। दूसरा, विधानसभा में सिक्किम के लिए एक सीट दी जाएगी, पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। इसके अलावा सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए संसद को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह सिक्किम विधानसभा की अधिकांश सीटें समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण में यदि समुदाय के किसी सीट में बदलाव होता है तो वह अकेला सीट में चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा राज्यपाल का ये दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे और राज्य की जनसंख्या के समान सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए अवसरों, संसाधनों और उचित आवंटन सुनिश्चित करे। अपने दायित्व के निर्वहन के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अंतर्गत स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो वे भारतीय संघ के राज्यों के लिए बनाए गए किसी नियम को सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित कर सकता है, प्रतिषेध या संशोधन भी उसमें किया जा सकता है। बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम के लिए क्या है, EF के बाद जी, तो अनुच्छेद 371G मिजोरम के बारे में निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है, संसद द्वारा बनाए गए कोई भी नियम मिजोरम राज्य पर तब लागू होगा जब विधानसभा ऐसा निर्णय मतलब सहमति दे दे। इसके अलावा मिजो लोगों को सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, इसके अलावा मिजो रूढ़िजन्य विधि, इसके अलावा सिविल दंडिक न्याय प्रशासन विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार हो, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भूमि का स्वामित्व और अंतरण, इसके अलावा मिजोरम विधानसभा कम से कम 40 सदस्य होंगे, ये बात भी लिखी है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H की बात यहाँ पर होगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए निम्न विशेष प्रावधान किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य पर राज्य के कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष दायित्व हैं। अपने इस दायित्व के निर्वहन के लिए राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद से परामर्श करके व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहें तो राज्य के राज्यपाल के इस विशेष अधिकार पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम से कम 30 सीटें होंगी, ये बात लिखी हुई है। बात करते हैं गोवा की 371I की। 371I गोवा के लिए विशेष प्रावधान करता है, राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, ये बात लिखी गई है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक 371J अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात पर अधिकृत हैं कि वह कर्नाटक राज्य के राज्यपाल विशेष दायित्व सुनिश्चित करे। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना। इसके अलावा इस बात का प्रावधान करते हैं कि बोर्ड के संचालन संबंधित प्रतिवेदन हर वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाए। इसके अलावा क्षेत्र के विकासात्मक खर्चों के लिए निधि का समत्वपूर्ण आवंटन। इसके अलावा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण। बात करते हैं अनुच्छेद 371J की आगे, जो कि हैदराबाद और कर्नाटक के विशेष संदर्भ में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान संशोधन 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में समाहित किया गया था, 98। ठीक है। विशेष प्रावधान का लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समत्वपूर्ण विधि आवंटन एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। साथ ही मानव संसाधन संवर्धन तथा क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और शैक्षणिक व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा 2010 में कर्नाटक की विधानसभा और विधान परिषद के कर्नाटक राज्य में हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र विशेष प्रावधान करने के लिए अलग अलग संकल्प जारी किए। कर्नाटक सरकार ने भी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत से सहमति जताई। इन संकल्पों से अपेक्षा की गई कि अत्यंत पिछड़े क्षेत्र की विकास की गति बढ़ाई जा सकेगी और अंतर जिला और अंतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए समावेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। बात करते हैं 371, तो 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष प्रावधान। 371 नागालैंड राज्य विशेष प्रावधान। अब अनुच्छेद और विषय वस्तु आगे देखूँ तो 371B असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान, C मणिपुर के लिए, D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, E आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, F सिक्किम, G मिजोरम, H
ऊंचा हाई हाई कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश। और आई जैसा पतला कौन है? गोवा। जे कौन है? कर्नाटक। किया जे कर्नाटक, कर्नाटक तो थप्पड़ पड़ेगी। ए क्या है? नागालैंड। ए नागालैंड। बी असम। सी मणि। डी आंध्र तेलंगाना। ई आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय। तो डी और ई जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है। एफ सिक्किम। और जी मिजो। मिजो जी। अरुणाचल प्रदेश हाई हो गया। आई पतला गोवा कर्नाटक जे हो गया। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। और ये हमने पढ़ा। इसके पश्चात हम जो पढ़ेंगे वो अगला भाग होगा स्थानीय सरकार, उसको बाद में पढ़ेंगे।